हरियाणा की बेटी निर्भया के घर हम इस वक्त हैं और यही वो घर है जहां पर हरियाणा की निर्भया हंसा करती थी, अपने परिवार के साथ अपनी खुशी के पल को साझा किया करती थी और अपनी ज़िंदगी के लिए सपने देखा करती थी, अपने बेहतर कल के लिए, ना सिर्फ अपने बेहतर कल के लिए बल्कि अपने परिवार के बेहतर कल के लिए भी। लेकिन आज इस घर में मातम है, इस घर में मायूसी है और इस घर में कोई भी इंसान सांस तक नहीं ले पा रहा है, एक निवाला उनके अंदर तक नहीं जा पा रहा है क्योंकि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। और जिस बर्बरता के साथ उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उससे ये लोग सदमे में हैं और इसीलिए इस घर के बाहर आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंच रहे हैं इस परिवार को सांत्वना देने के लिए और ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस परिवार को किसी की ज़रूरत नहीं, इस परिवार को ज़रूरत है तो अपनी बेटी की, जो इस दुनिया में नहीं है और उनके पास कभी नहीं आ सकती। लेकिन इस परिवार को आस है तो सिर्फ ये, इस परिवार को उम्मीद है तो सिर्फ इतनी कि जिन दोषियों ने जिस बर्बरता के साथ इनकी बेटी को मौत के घाट उतारा है, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और उसी के लिए ये परिवार लगातार अपनी लड़ाई भी लड़ेगा और साथ ही साथ ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है। सोनीपत के निर्भया के घर इस वक्त हम हैं और हमारे साथ उनके माता पिता हैं। आपने पुलिस को पहले इस बारे में कंप्लेंट की थी, शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी पहले? हाँ मैम, कराई थी। पुलिस वाले तो कह रहे हैं हमारे पास शिकायत नहीं आई। नहीं, ये लड़की और उसकी मम्मी गई थी दोनों साथ, कुछ 2-4 महीने पहले की बात है। तो वहाँ पे एक बार उनने रास्ता रोकने की कोशिश की थी, तो मेरी लड़की ने खुद बोला था कि मैं उसकी शिकायत करूँ, मेरे को रास्ता रोकते वो। तो इसकी माँ बेटी दोनों साथ में गई थी। तो पुलिस वाले उनके घर पे आए थे तो लड़का फरार हो गया था। तो फिर सोचा कि बीच चलो थोड़े दिन की बात होगी, सुधर जाएगा। तो कोई समझौता हुआ था? दोनों कोई समझौता नहीं हुआ था जी। कोई समझौता नहीं हुआ था। तो पुलिस का ये कहना कि समझौता हुआ है। नहीं पता मुझे, ये बाहर जा रहे थे। आप गए थे उनके साथ? क्या कहा पुलिस वाले ने? जैसे हम गए ना, तो हम बोले मेरी लड़की को परेशान करता है, तो उन्हें पुलिस वाले ने उसके 2-3 मारे। तो फिर वो उसके पाँव पकड़ लागे, मेरे भी, उसकी मम्मी, उसके भाई हुए। तो उन्होंने बोला आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने हमारे पर राजीनामा लिखवा लिया था मैंने। तो दोनों का तब राजीनामा हो गया था। लेकिन क्या बहुत समय से परेशान कर रहा था वो? बहुत समय से, 1 साल सारे से परेशान कर रहा था। 1 साल से परेशान कर रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार तो बाहर बाजार में बंदूक तक रख दी थी मैम। आते जाते ऊपर उसकी मम्मी भी, वो भी ज़्यादा परेशान करते थे, बार बार शादी का दबाव बनाते थे। दे रहे थे। मेरी लड़की ने शादी से मना कर दिया था। वो ज़्यादा तंग करने लगा जब उसने एक रैप्टा मारा मेरी लड़की ने। मैं से ये बेड़ी समय पीते हो तुम, सुल्पा दारू पियो, मैं से ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़राब थोड़ी ना करूँगी। तो उसने, मेरी लड़की ने गुस्से में उसका थप्पड़ मारा। मैं तो थप्पड़ मारते हो फिर बोले इसका जवाब तो हम तेरे को दे देंगे। कितने दिन पहले की घटना है? पहले की बात है, कम से कम 15 दिन तो हो गए मैम। 15 दिन? हाँ। तो इससे पहले भी 2 महीने पहले, 6 महीने पहले लगातार परेशान करता रहता था। तब मैंने ऐसे लड़की से ऐसे बोला, मगर बेटे तो कंपनी छोड़ दे, वो तेरी बहस ज़्यादा कर रहा है। कहते तेरे के लिए कोई और ज़्यादा हरकत हो जा। मैं बोली मम्मी ना और भी तो जहाँ औरत, तो मैं गिलन में चली जाएंगी कि कुछ ना कह मार के मन नहीं मारेगा। मैं बोली बेटा डर लगा, बेटा छोड़ दे। मैंने बोली मम्मी कैसे गुजारा चलेगा, जान दे मैंने। तो जी वो फिर भी मतलब हफ्ते 10 दिन में बीच बीच में उसको परेशान करता है रहा। तो उसने फिर ऐसा रैप्टा मारा था ना, जब उसने ये बोला कि मैं तेरे को ये जवाब दूंगा, फिर मैं जवाब तो दे तो दिया। वो दफ्तर नहीं जा रही थी बहुत दिनों? वो दफ्तर नहीं जा रही थी आपकी बेटी बहुत दिनों से? जा रही थी मैं। थप्पड़ मारा सड़क पे उस युवक को, उसके बाद से भी जा रहे थे दफ्तर? जा रहे थे। तो पुलिस में जब लापता हुए तब आपने शिकायत की? पुलिस वाले कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आई तब। मतलब लड़की की? हाँ, लड़की। झूठ बोल रहे मैम ये बात तो। मैं गई थी थाने में। आप कौन सी तारीख को गए थे? ये याद नहीं मैम मेरा। 9 तारीख को जब अगवा हुए उसी दिन आप गए थे शिकायत करने? ना 10 न गई थी मैम। 11 ने गए थे शायद। 10 नहीं 11 न गई थी मैम मैं। हाँ, ये बाहर काम धंधे पे जा रहे थे, मैं इनके इंतजार में थी। इतना मैं लड़का ढूंढते रहे, कहीं इनकी तजारी हो, सो बात रिश्तेदारी में कभी जब मिल जाता तो फिर इसके पापा आ गए थे जब मैं एयरपोर्ट करा गई थी। लड़के का घर कितना दूर है आपके घर से? थोड़ी सी दूर है मैम, 2 पास में 4-5 किले पर है। अच्छा, तो उसका पूरा परिवार भी परेशान करता था? परेशान उसके 3 भाई है, ये तीनों भाई है उसकी मम्मी।
ये परेशान करते थे और वो नहीं तो आप लोग शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? तो नहीं करना जब मेरी लड़की को पसंद नहीं था इसीलिए। फिर भी दबाव बना रहा था बार बार। हाँ दाब बना रहा था, बार बार मजबूर कर रहा था लड़की को। तो अगर वक्त रहते पुलिस अपना काम करती तो ये इतना बड़ा हादसा ना होता। यही तो मैम। आपके पास कोई नाम है कुछ अधिकारियों के जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जिसके पास आप गए हो? नहीं मैम, एक पुलिसिया था उस टाइम पे और वो भी उनता आगे थे, राम भी उनता आगे थे। तो उन्होंने बोले ये हमारे पाँव पकड़ने लगे कि आगे तो कोई भी शिकायत नहीं आओगी। तो मैंने फिर भी एक बार तो माफ़ कर दिया मैम, जो माफ़ कर दिया था मैं, चल कोई ना आगे की आगे देखेंगे। तो हाँ माफ़ कर दिया था वो। तो आपके पास कोई नाम नहीं है किसी अधिकारी का? हाँ मेरे पास नहीं मैम। तो पुलिस वाले अब कह रहे हैं कि हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। 2 को हालांकि गिरफ्तार किया है, बाकियों को कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनकी कार्रवाई से? हाँ कार्रवाई से मैं खुश हूँ मैम। मेरे ये तो सही चल रहा है, हमने तो अपने कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप जैसे बढ़िया काम कर रहे हो, कोई शिकायत का मौका नहीं है आपका भी। देश ने निर्भया कांड देखा, पूरे देश का सर शर्म से झुक गया और हरियाणा में भी जो हुआ दिल दहला दिया उसने सबका। मेरी लड़की थोड़ी थी, वो तो आपकी लड़की थी। मैंने कोई ऐसा लड़की जो मेरी लड़की के साथ हो, ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। और आपको क्या कहना है? पुलिस वाले तो सही से काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रहे सर मैम, ये कि जितने भी मुजरिम हैं इनको सबको फांसी की सजा। पकड़ के और इनका अच्छी तरह से रिमांड लिया जाए, इनसे पूछताछ की जाए। बाद में हमें ये ना चाहिए जैसे हमारी लड़की के साथ हुआ है वो दुनिया में नहीं रही थे, हम चाहते हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही हो, ये भी दुनिया में नहीं रहने चाहिए। हमें चाहिए इनके लिए फांसी। पुलिस वाले कह रहे हैं बाकी जो आपने नाम दिए हैं उन्हें अभी वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उनका काम है ना मैम, वो तो ढूंढना। वो बताओगे ना कौन थे कौन नहीं हो, तो वो ढूंढेंगे ना उनको। और मैम मैं तो ये मेरा फैसला था, ये मैं अपने जैसे मेरी लड़की 5 मिनट में मारी तो मैं उन्हें 1 मिनट में मरना देखना पसंद करती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ जल्द से जल्द फांसी हो, मैं खुद अपनी आँखों से देखूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा। सीएम खट्टर ने अभी कुछ देर पहले ये घोषणा की है। आपको लगता है जल्द इंसाफ मिलेगा? हाँ ठीक है मैम, मैंने जल्दी तो जल्दी यही फैसला चाहिए। मेरी बेटी दुनिया में नहीं तो वो भी दुनिया में नहीं होना चाहिए ना। मेरा तो यही कहना है कि बेटी तो जामिए ही मत, बस बेटिया के लिए ये राक्षस पैदा हो रहे हैं। बेटी औरता का तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या बेटी जामे? बेटी जान ना जामे तो ही बढ़िया। सरकार कह रही है बेटी पैदा करो, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन आप कह रहे हैं बेटियों की रक्षा ही नहीं है, सुरक्षा ही नहीं है, तो क्या फायदा है जब ये इतने राक्षस हो रहे, ये खाने लग रहे बेटियों को, तो ये लड़की कैसे आगे बढ़ेंगी? कैसे ये सब कुछ हो सकता है? यहाँ से ले गए, रोहतक तक ले गए, को किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं रास्ते में। बोला ना मैं कभी अपनी कंपनी में जा रही है। दवाई पिलाई थी जी। यहाँ से जैसे यहाँ से 7:30 बजे कंपनी में गई और कंपनी से 10-20 कदम पहले एक गली आती है, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी रखी होगी। वो सुनसान गली होती हाँ वो शमशान गली है थोड़ा, उसको सामने गेट के सामने गली है वो। तो यहाँ से 20 मिनट लगते हैं कंपनी में जाने के। तो वहाँ से उन्होंने मुंह भोज के गाड़ी में डाला और उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीली कोई पदार्थ पिला के उसको बेहोश करके ले गई थी। तो उसके साथ गैंग रेप किया उन्हें। रेप करने के बाद जंगल में ले जाकर उसको ईंटों और पत्थरों से उसका ये जो इतना हादसा था ख़त्म कर रखा था। ये तो था ही नहीं, उसको खाली उसका धड़ पड़ा हुआ था, बाकी कीड़ों से लथपथ हुई थी। 2 दिन पहले मारी थी। जब अगवा हुई तब आपको ये था कि ढूंढ रहे थे कि मिल जाएगी कहीं आसपास? हाँ जी हमने पूरी रात में ढूंढा। 5 बजे के बाद ढूंढना चालू करा ना। आपको पहले पता नहीं था? आपको लगा कि कंपनी में है? बस हमने ये सोचा ना शाम ना आवेगी 5:30 बजे, तो हमने जब ढूंढा नहीं। तो जब कंपनी से नहीं आई, 6-7 ज़्यादा बीमार है, उठा भी नहीं जा रहा है। लोहे की तार मुंह में डाल रखी थी मैम, उसको इतने तार मुंह में कर रखे थे ये बोल ना पावे, ये चिल्ला ना सकती कि कोई मैंने बचा ले। उसका ऐसे ऐसे मुंह भर रखा था तारों से, उसकी बहुत बेरहमी से मौत हुई मैम। मैं तो ये चाहूँ जैसे एक उसको 10 मिनट में न हुए थे, 5 मिनट में उनकी मौत होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँ, मोर कुछ नहीं चाहती, इंसाफ चाहती हैं। इंसाफ चाहती हूँ मैं। लेकिन आपसे भी ये पूछ रही थी, आपने जब शाम को आपको पता चला कि वो कंपनी से नहीं आई है, तब आपने ढूंढना शुरू किया? आपने आसपास ढूंढा? मैंने आसपास में ढूंढा। मैंने सोची भाई लड़की के साथ कभी घूमने फिरने चली गई हो, आसपास में किसी के घर बैठ की हो। तो हमने 1 बज गया ढूंढते ढूंढते, कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। तो तब पुलिस के पास तब भी नहीं गया? ना मैं गई थी 10 या 11 तारीख में गई थी, जब उन्हें ढूंढना चालू करा तो उन्होंने हमारी पूरी मदद की थी।
सब फांसी की सजा थी। हाँ फांसी की सजा मैं तो यही पता नहीं था ना, तो अगले दिन जैसे उनने हमारी लड़की अगवा कर ली उनने, तो अगले दिन उनने खुद ही जाके रिपोर्ट हमारी दे रखी थी कि हमारा लड़का इसके इनके लड़कों ने गायब कर रखा है। लड़के के परिवार वाले। हाँ, लड़के के परिवार वालों ने, तो तब हमारे को पता लगा कि हमने खुद ही हमारी लड़की गायब है, तो हम इनका लड़का कहाँ से ले जाएंगे, तब भी पता लगा था जी हमारे को, तो अगर मेरी लड़की। वो बोले चलो थाने में मिली सर, के हो गया बाद में बोले तेरी रिपोर्ट जारी है क्योंकि औरत ना शीला नाम की औरत है और वो तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा कर रही। मगर जी हमने क्या कर दिया ने बोले तुमने उसका 1 हफ्ते तो लड़का उठा लिया, तो फिर पुलिस वाले ने उसकी रिपोर्ट वो हमारे सामने ही पाड़ के फेंक दी। उनने का तो नाश कर रखा तुमने और उनने की रिपोर्ट दे मैम पुलिस ने हमारी पूरी तो मदद। फिर आप पुलिस के पास गए तब? उनने हमारी पूरी मदद की, फिर उनने या कालू पर में चालू कर दिया उनको उठाना सबको। फिर ये पूरी मेहनत कर रहे हूँ पुलिस वाले, आपको लगता है इंसाफ मिल जाए? इंसान मिल जाए। लेकिन मैंने आप की क्या कहना चाहती हैं सरकार को भी, क्योंकि अगर इस तरीके के हादसे होते रहे तो ना सिर्फ देश का सर शर्म से झुकेगा बल्कि बेटियां आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगी। बन पाएंगी। मेरा तो यही फैसला मैम, फांसी फांसी बस, मैं और कुछ नहीं चाहती। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ सोनीपत के एसपी अश्विन जी हैं। अश्विन जी, क्या कुछ अभी और तफ्तीश में सामने आ चुका है? अभी तक जो तफ्तीश हुई है इसमें जो एफआईआर में एक बंदे का नाम था सुमित, तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 2 इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, सुमित और विकास। जो विक्टिम की मदर है उन्होंने 6 और लोगों का नाम इसमें दिया था अपने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। जहाँ तक इनकी रोल की बात है, एक एसआईटी हमने बनाई है और एसआईटी अभी गहनता से जांच कर रही है कि इन 6 का रोल इसमें था या नहीं, तो उसी के तहत कानूनन कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इनसे रिकवरी ऑफ वेपन हुआ है, रिकवरी ऑफ व्हीकल हुआ है, सेंट्रो जो यूज़ किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कितनी बर्बरता से गैंगरेप किया गया, तो जाहिर सी बात है उसमें 2 लोग तो शामिल होंगे नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं भी नहीं मेंशन्ड है कि कितने उसमें असॉल्ट करने वाले कितने थे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई उसमें लिखा नहीं गया है। और ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इसमें मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा, फॉरेंसिक डॉक्टर्स की मदद ली जाएगी एंड पीड़ित को न्याय दिलाने में हम अपनी तौर पे पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे ताकि विक्टिम को और विक्टिम के फैमिली को न्याय मिले। अश्विन जी, इस पर पुलिस को लेकर भी काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले भी जानकारी दी गई थी, शिकायत की गई थी, अगर तब एक्शन होता तब ये सब नहीं होता। अभी 15 दिन पहले भी पिस्टल दिखाकर उसको ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहा गया था। वो तमाम शिकायतें क्या लिखित में आपके पास थी? ये बात सही है कि लगभग 2 महीने पहले विक्टिम और विक्टिम की मदर ने कंप्लेन किया था पुलिस को कि जो इसमें एक मुख्य आरोपी है वो मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ये इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, राजीनामा हुआ और ये फर्दर पुलिस कार्रवाई नहीं कराना चाहते थे। जहाँ तक 15 दिन पहले की बात है, इस तरह की कोई कंप्लेंट रिटर्न या वर्बल कंप्लेंट कोई अब तक नहीं आई है। लड़की को अगवा किया गया, क्या उस दिन के बारे में आपको कोई शिकायत मिली थी उस वक्त? लड़की की मिसिंग कंप्लेंट या जो अगवा करने की जो कंप्लेंट है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, वो सबसे पहली कंप्लेंट 11th को ही आई है एंड उसी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन और उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उससे पहले आपके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो कब तक समझ लें इस पूरे मामले में तमाम तथ्य आप इकट्ठा करके दूसरे आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी? दूसरे आरोपियों के लिए अगेन एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी गहनता से पूछताछ कर रही है, तो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं कि उनका रोल था या नहीं, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही कह पाएंगे कि वो थे या नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सोनीपत के एसपी को सुना जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पुलिस बेहद गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इन आरोपों को भी साफ तौर पे किनारा कर लिया। केस में पुलिस को पहले शिकायत मिली थी, ये कहना है सोनीपत के एसपी का कि पहले शिकायत ज़रूर मिली थी लेकिन दोनों ही पार्टीज़ ने आपस में राजीनामा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।
कॉम्बिटेक ग्लोबल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के भीतर भी हम गए और हम ये जानने की बस कोशिश करना चाहते थे कि यहाँ पर कितनी महिलाएं काम करती हैं और जो यहाँ हरियाणा की निर्भया जो जॉब करती थी, क्या उसको कंपनी के बाहर कभी परेशान किया जाता था या और कितनी बच्चियाँ यहाँ पे अंदर जॉब करती हैं। तमाम चीज़ें जानने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने साफ कह दिया पहले तो कि हमारे बॉस यहाँ पे हैं नहीं, बॉस किसी सेमिनार में बाहर गए हुए हैं। लेकिन हमारे सामने कंपनी के मालिक भीतर गए और उसके बाद दरवाजे तक बंद कर दिए गए। इतनी बदतमीजी से हमारे साथ पेश आया गया और साफ तौर पे कह दिया गया कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप देखिए, ये पहले गेट खुला था लेकिन अब इस गेट को बंद कर दिया गया। यहाँ पे कुछ गार्ड्स हैं, वो अंदर बैठे हैं लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। कुछ अंदर से लड़कियां भी बाहर आना चाह रही थी लेकिन उनको भी बाहर नहीं आने दिया गया, ताकि कोई भी हमसे बात करके इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जानकारी साझा हमारे साथ ना करे। अब मुकेश भी हमारे साथ हैं। अब मुकेश, हम यहाँ पे सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि अंदर कौन कौन सी लड़कियाँ काम करती हैं और हरियाणा की निर्भया, क्या पहले भी कभी कोई परेशानी उसको आती थी? लेकिन कंपनी मालिक का ये रवैया, कंपनी प्रबंधन का ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक है नहीं। बिल्कुल प्रतिमा, मैं आपको बता दूं, जो पहले हम लोग आए तो अंदर गए, उन्होंने कहा हमारा ऑनर नहीं है। जब ऑनर आते हैं तो गार्ड हमें क्या करते हैं, धक्के मार के बाहर भगाते, कहते हैं जी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे बॉस ने मना किया। आप देख सकते हैं सीसीटीवी एक लगा हुआ है। सीसीटीवी इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें सिर्फ एक सीसीटीवी महिला सुरक्षा को लेकर। गार्ड जो है वो अंदर बैठे हैं, महिला गार्ड कोई नहीं है यहाँ पे। आप साफ नजर आ रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा आपको सीसीटीवी दिखाए। वो सीसीटीवी सिर्फ एक गेट पे लगाया गया सुरक्षा के लिहाज से। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ काम करती, महिलाएं काम करती। हमारी जो हरियाणा की निर्भया थी वो भी यहाँ पे काम करती थी, उसके लिहाज से एक भी महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है मौके पे। आप देख सकते हैं इसके मैं यही रोड है और मुकेश, क्योंकि दो ही रास्ते आ रहे हैं, या तो इस रास्ते से वो ऑफिस आया करती होगी या उस रास्ते से वो ऑफिस आया करती होगी। ये तमाम चीजें हम जानना चाह रहे थे लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि कंपनी मालिक साफ तौर पे अड़ा रहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप ये रास्ता भी देखिए मुकेश, ये भी रास्ता बहुत सुनसान है और अगर सुबह सुबह के टाइम इस रास्ते पे कोई गुजरेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस सड़क पे मौजूद होगा। सुबह की टाइम छोड़िए, आप शाम को कोई यहाँ से गुजरे तो कोई पता नहीं लगेगा यहाँ पे किसको कौन उठा रहा है। शायद यही वजह है, कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही है, साफ तौर पे दिखने को मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने बात करने से हमें मना कर दिया। अब बैक साइड में देखेंगे, बैक साइड में भी एक गेट है और अभी यहाँ पे कुछ देर पहले कुछ महिला कर्मचारी हैं जो यहाँ पे वर्क करती, काम करती, वो निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन इनके जो गार्ड है उन्होंने रोक लिया, उन्होंने मना कर दिया जो नहीं अभी मीडिया आई है, आप लोग बाहर मत जाइए। पीछे का गेट दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है और तैनात नहीं है, गेट बंद है यहाँ पे, फिर भी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा रहता होगा शाम के टाइम। रोहतक गैंगरेप मामले ने पूरे देश में एक कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर दिए एक बार फिर से, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन सोनीपत की इस बेटी के साथ जो हुआ उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार के ऊपर भी, साथ ही साथ प्रशासन के ऊपर भी और एक बार फिर से उन तमाम दावों के ऊपर भी जो ये कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। हम इस वक्त सोनीपत में घर पर हैं और ये परिवार काफ़ी सदमे में है। ना सिर्फ परिवार बल्कि आस पड़ोस के लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को आगे कैसे बढ़ाएं, हम कैसे बेटियों को घर में आएँ और ये कहें कि आगे बेटियों को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, जबकि बेटियों के साथ इस तरीके के काम किए जाएंगे। क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि ये चीज़ें की जा सके, क्योंकि मीडिया तो अपने स्तर पर आवाज उठा सकता है, इन हादसों के पीड़ितों को इंसाफ मिले, इसको लेकर हम बात सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन क्या कदम, कौन से अभियानों की जरूरत है? इसके अंदर प्रेजेंट जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखे। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला है, उससे जनता में जो भी उग्रवादी टाइप के हैं, गुंडे टाइप के हैं, वो भय मानते हैं। जैसे नाम की कोई स्कीम लेके आते हैं, दुर्गा स्कीम लेके आए बेटियों के लिए, तो कॉलेजों के पास जो भी मन चले खड़े होते थे उनको ये भय हुआ कि पुलिस के कर्मचारी यहाँ हैं तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारे साथ कोई FIR वगैरह ना हो। पेरेंट्स को इस विषय में पता नहीं होता अगर हमारे बच्चे बाहर जाके क्या करते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जब वो लेट सवेर आते हैं तो पेरेंट्स ने भी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हर बार हम ये भी कहते हैं कि बेटियों को अब ये कहना होगा आगे आगे कि और बर्दाश्त मैं नहीं करूंगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, और ये आवाज़ इस हरियाणा की बेटी ने भी उठाई। उसने उस लड़के को थप्पड़ भी जड़ा था और उसी का खामियाजा शायद, जैसे कि हाँ जी, उसने थप्पड़ मारा था उसको, कि भी उसको कह रहा था जबरदस्ती से किसी सैयद पे हाथ रख के कि मैं तेरे साथ कोर्ट मैरिज करूँगी, अब मेरे साथ भागना होगा। तो उसने यही धमकी दी थी। लड़की ने बोली कि मैं ऐसे भूखे नंगे के साथ थोड़ी शादी करूँ, शराबी कराबी के साथ शादी करेंगे, मेरे माँ बाप करेंगे देख कर। तो उसने उसका जैसे हाथ पकड़ा तो उसने हाथ छुटा के उसको थप्पड़ मारा था 2 दिन पहले या 1 दिन पहले।
तो उसने ये बोला था कि 20 थप्पड़ का तो मैं तेरे को दूंगा अच्छी तरह से। तो क्या तो अगले ऐसी दिन- ऐसी ही आवाज़ बाकी दूसरी लड़कियों को भी उठानी चाहिए अगर उनके साथ इस तरीके की कोई छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है? तो उठानी चाहिए जी। अगर कोई छेड़छाड़ ऐसे कर रहा है तो उस लड़की को उठानी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके के हादसे होते रहेंगे तो कोई कैसे तमाचा भी कैसे मारे? मैडम मेरा ये कहना है कि हम जैसे जहाँ जहाँ हम रहते हैं रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं तो वहाँ मोहल्ला कमेटी बननी चाहिए लोगों की, और वो वहाँ मतलब हमारी उस कमेटी के लोगों की वहाँ जो बच्चे हैं या एंटी सोशल एलिमेंट बाहर से आते हैं तो नज़र होनी चाहिए, और घर में अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए बेटा क्या है। और हमें जो है जो ये कांड हुआ है हमारी बेटी के साथ, ये स्कूलों में बाकायदा स्कूलों में हैं, जैसे हमारी कोर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनमें या जो काम करती हैं, जैसे ये बिटिया हमारी है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि भाई उनको घर से ले जाएं और घर में छोड़ें। ये बहुत शर्मनाक घटना है और सरकार की पोल खुली है। सरकार बार बार दावे करती है कि हम बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु आज जो इस लड़की के साथ जो शर्मनाक घटना हुई है हम इसकी निंदा करते हैं, और मुख्यमंत्री को भी चाहिए सारे ज़रूरी काम छोड़कर इस परिवार को सांत्वना दे और इनकी मदद करे। महिलाओं के उत्थान की हर बार बात होती है, महिला सुरक्षा की हर बार बात होती है, लेकिन आज भी ना सड़कों पे महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, ना उनकी रक्षा हो रही है। हर मोड़ पे उनको छेड़ा जा रहा है, हर मोड़ पे उनको इस तरीके के जुर्म करके परेशान किया जा रहा है। इसके लिए मैडम ये है कि महिलाओं को हर उससे समाज से भी मतलब इतना उनको प्रोत्साहित नहीं। एक तो हमने शुरू में ही बचपन से ही लड़कियों की परवरिश इस तरीके से करनी चाहिए, एक मतलब डिफरेंस ना रखना चाहिए लड़की और लड़की में, बोल्ड बनाना चाहिए लड़की को। और दूसरा ये सरकार का भी फ़र्ज़ है, या जिस कंपनी में लड़कियां जॉब करती हैं उस कंपनी का भी ये फ़र्ज़ है कि ऐसी हमने वो पॉलिसी बनानी चाहिए। आप लोगों के सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी किस तरह से बच रही है, आपके सामने ये कांड हो रहा है। लड़की के मुंह में राड़ घूस दी जाती है और लड़कियां सुरक्षित है, कहाँ पढ़ाई कहाँ बेटी बच रही है, आप देखिए। सोनीपत से जो मामला सामने आया उसने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। जिस बर्बरता के साथ, जिस बेरहमी के साथ न सिर्फ हरियाणा की निर्भया का गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, उसको इतनी क्षति पहुंचाई गई, उसको इतना दर्द पहुंचाया गया कि वो अगली सांस तक नहीं ले पाई। उसने एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सरकार से भी, ये सवाल प्रशासन से भी कि कब तक आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि बेटियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, बल्कि ज़मीनी हकीकत उससे कोसों दूर है।